हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रकार के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़े थे लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में। हम पढ़ने वाले थे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव और लाभदायक सूक्ष्म जीवों को हम एक ही पॉइंट में पॉइंट आउट करके पढ़ लेंगे। हाँ, जिसे हम कहेंगे सूक्ष्म जीवों का महत्व। इससे आपके पास इम्पोर्टेंट जो मेरे नोट्स है वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, साथ में उनका हम दोबारा रिवीजन भी कर पाएंगे। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीवों का महत्व। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु के बारे में। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा लैक्टिक अम्ल बनाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। दूध को दही में कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। फिर है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाडाइकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाडाइकम के द्वारा ब्यूटारिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल का उपयोग हम केमिस्ट्री में करते हैं। इसका यूज हम केमिस्ट्री में करते हैं। फिर थर्ड वन है मिथेनोजन बैक्टीरिया। मिथेनोजन बैक्टीरिया का यूज हम CH4 अर्थात मीथेन के निर्माण में किया जाता है। इसको मिथेनोजन बैक्टीरिया को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? रूमिनेंट्स की आंतों में से, दलदली इलाकों में से, धान के खेतों में से। तो हम बात करते हैं रूमिनेंट्स की आंतों में से। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? रूमिनेंट्स वे जीव जिनमें रूमेन नामक संरचना प्रेजेंट हो तथा आमाशय में जाने से पूर्व भोजन यहाँ प्रेजेंट हो। जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं जैसे गाय, भैंस, ETC, वे जीव जिनमें रूमेन नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये जो भोजन है मुख में जाने के बाद रूमेन में जाता है, इनके आमाशय में ना जाकर के रूमेन में जाता है, जहां से ये भोजन को निकाल निकाल कर बार बार उनको चबाते हैं। इसे रूमेनथम कहते हैं, ये पूरी प्रोसेस। तो ये जो रूमेन प्राणी है, अब आप समझ गए होंगे कौन होते हैं, गाय और भैंस। इनकी आंतों में पाया जाता है। ये दलदली इलाकों में जितने भी ज्यादा दलदल पाए जाते हैं, जिस इलाके में दलदल उपस्थित होता है वहां पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। धान के खेतों में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो सूक्ष्म जीवों के महत्व में हमने इस पेज में 3 बातें पढ़ी। लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाडाइकम ब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसका यूज हम केमिस्ट्री में करते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है मीथेन का निर्माण करता है। मीथेन का उपयोग हम बायोगैस के रूप में करते हैं। फिर है हमारा इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया का यूज हम जैव प्रौद्योगिकी में करते हैं। और बेसिलस थ्रूनेजियस, ये बेसिलस थ्रूनेजियस को हम बीटी बोलते हैं। बीटी पादप, बीटी को बेसिलस थ्रूनेजियस कहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है? जैसे कि आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन है, बीटी बैंगन है। इन सब का यूज भारत में नहीं किया जाता। पहली बात तो ये भारत में नहीं होता। भारत में क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर पफ बॉल नामक कोई भी सूक्ष्म जीव प्रेजेंट नहीं होता। कोई भी कीट यहाँ पर ऐसा नहीं पाया जाता जो हमारी खेतों को नुकसान पहुंचाए। यह अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्रीज में इसका यूज किया जाता है। बीटी बैंगन का, बीटी कॉटन का। अब बीटी कॉटन कैसे बनी?
कॉटन से बीटी कॉटन कैसे बनी, बीटी बैंगन कैसे बना, इसको जानने के लिए मैं आपको समझाऊंगी। जब कपास की खेती की जाती थी तो वहां पर ये पफबॉल जैसे कीट था, वो आकर के अटैक कर देता था। तो वहां के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बीटी जो था, इसको बीटी जो बेसिलस थ्रूनेजियस था, ये सबसे पहले जर्मनी में मिला था एक वैज्ञानिक को, वो लेकर के आते हैं और इस बीटी को बेसिलस थ्रूनेजियस को जो डीएनए था, जिसको हम क्राइजीन के नाम से जानते हैं, उसको कॉटन में इंजेक्ट करवाया और हमें मिली बीटी कॉटन के बहुत सारे बीज। फिर इसी फॉर्म में कॉटन को उगाया जाने लगा। बीटी के डीएनए से क्राइजीन निकाला, क्राइजीन को कॉटन में इंजेक्ट करा करके बीटी कॉटन का निर्माण किया गया। अब जो ये बीटी कॉटन है ना, इसको जब इसमें प्रवेश कराया गया, जब बीटी कॉटन को उगाया गया, तो ये पफ बॉल आया, वापिस इस पे अटैक करता है। अटैक हुआ, अटैक होने के बाद उसने इसको खाया, खाने के बाद ये इसके पेट में जाता है। पेट में गया तो इसके आमाशय का जो माध्यम था वो क्षारीय था। कैसा माध्यम था? क्षारीय माध्यम। जबकि सामान्यतया प्रत्येक जीव के आमाशय का जो माध्यम होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। एकमात्र ये जीव ऐसा है जिसका माध्यम जो है वो क्षारीय होता है। जैसे ये इसके पेट में पहुंचा, अटैक हुआ, अटैक के बाद ये इसके पेट में पहुंचा, पेट का माध्यम क्षारीय देख के बीटी जो था वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होते ही इसने क्या करा, इसकी एपिथीलियम सेल जो थी, एपिथीलियम सेल में छेद किया और उससे ये जीव मर गया। इस तरीके से इसका उपयोग किया गया। भारत में इसका यूज नहीं होता क्योंकि भारत में ये प्रेजेंट नहीं होता। फिर आपको समझ में आ गया होगा, बेसिलस थ्रूनेजियस पफ बॉल के प्रति प्रतिरोधक होता है। पफ बॉल की एपिथीलियम सेल में छेद कर देता है जिससे ये मर जाता है। इसके आमाशय की प्रकृति क्षारीय होती है पफ बॉल की, इसलिए यहां पर आकर बीटी एक्टिव हो जाता है। इस तरीके से वैज्ञानिकों ने बीटी कॉटन, बीटी बैंगन, जहां पर ये पफ बॉल अटैक करता है वहां पर इसका निर्माण किया। फिर बात करते हैं हम एंथ्रेक्स की। एंथ्रेक्स मनुष्य व जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाला भयानक रोग है। एंथ्रेक्स रोग जो है वो मनुष्य में और जंतुओं में होने वाला, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला भयानक रोग है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। किण्वन के द्वारा हमारे यहाँ पे शराब का निर्माण कराया जाता है। अब बात करेंगे हम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जिसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु से विटामिन B12 प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक हानिकारक सूक्ष्म जीव की भूमिका भी निभाता है। वो कैसे? कि अगर इसका अत्यधिक सेवन हो जाता है तो यह भोजन को विषाक्त बनाता है, भोजन को विषाक्त बनाने का काम भी करता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इससे उल्टी दस्त होते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जीवाणु का उपयोग विटामिन B12 में भी किया जाता है, प्लस इसको भोजन को विष का बनाना है तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम डालो जिससे उल्टी दस्त हो जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। फिर है जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस का यूज पेस्ट बनाने में किया जाता है। इसके द्वारा टूथपेस्ट में इसका यूज किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में इसके बारे में। फिर बात करते हैं हम रोटी कवक के बारे में। रोटी कवक क्या होता है? रोटी कवक जो है वो है म्यूकर और राइजोपस। जब भी आपकी रोटी में ग्रीन कलर की कुछ फंगस टाइप की जमा हो जाती है, ये आपकी रोटी है, इसमें ये ग्रीन कलर की जो फंगस है इसी का नाम है म्यूकर और राइजोपस। काफी दिनों तक अगर आप रोटी को रखेंगे तो उसमें ये फंगस जमा हो जाएगी, तो आपको याद हो जाएगी ये चीज। रोटी पे जो व्हाइट कलर, वो ग्रीन कलर की फंगस होती है वो म्यूकर और राइजोपस होती है। फिर है पेनिसिलिन नोटेटम। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त की गई थी।
इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 1945 में इनको इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसको इंजेक्टेड फॉर्म में दिया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसको इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, ये इसकी कोई दवाई नहीं होती है। फिर है सेकेरोमाइसिटिस सेरेवेसी, जिसको ईस्ट का जो वैज्ञानिक नाम है। इसका निर्माण किस में किया जाता है? ब्रेड निर्माण में, केक निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, खमीर उठाने में इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है? खमीर उठता है, उससे क्या होता है? चीजें फूली फूली बनती है, स्पंजी बनती है। उसका कारण क्या होता है कि CO2 पाई जाती है इनके अंदर, जिसके कारण चीजें फूल जाती है और स्पंजी बनती है। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, ईस्ट को गर्म करते हैं, तो ये तीव्रता के साथ वृद्धि व गुणन करता है, जिससे CO2 रिलीज होती है और उससे चीजें फूलती है। ठीक है। सेकेरोमाइसिटिस सेरेवेसी, ईस्ट, इसका निर्माण ब्रेड के निर्माण में इसका यूज किया जाता है, केक बनाने में इसका यूज किया जाता है, खमीर उठाने में इसका यूज किया जाता है। CO2 के कारण फूलना, ईस्ट को गर्म करने पर वृद्धि व गुणन होता है, जिससे CO2 वृद्धि, ईस्ट को गर्म करने पर वृद्धि व गुणन होता है, जिससे ये CO2 रिलीज करती है और चीजें फूलने लगती है या स्पंजी हो जाती है। अब बात करेंगे हम मशरूम की। ये भी मैंने पहले बताया आपको। मशरूम खाने योग्य कवक है। खाने योग्य कवक मशरूम कहलाता है। ये मृतोपजीवी होता है, पहली बात, क्योंकि सड़े गले पदार्थों से हमको प्राप्त होता है। सड़े गलों से ये अपना भोजन बनाता है और ये पादप के रूप में, कवक के रूप में बाहर निकलता है। इसका यूज हम मशरूम पिज्जा खाने में करते हैं, या मशरूम की सब्जी बनाई जाती है, इन सब चीजों में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। फिर है गेहूं का किट रोग। गेहूं पे कीट लग जाते हैं, वो किसके कारण लगते हैं? पक्सीन या कवक के कारण लगते हैं। फिर है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। ये ड्रोसोफिला क्या है? पादप जगत का ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा को क्यों कहा जाता है? उसका कारण यह है कि वैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा ड्रोसोफिला मक्खी पर प्रयोग किए हैं, और सबसे ज्यादा प्रयोग न्यूरोस्पोरा पर पादपों में न्यूरोस्पोरा पे हुए हैं और जंतुओं में ड्रोसोफिला पे हुए हैं, इसलिए इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में इसका उपयोग होता है। मादिल व ट्रफल सुस्वाद यौगिकों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई, जीवाणु रोग प्रतिरोधक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रोग प्रतिरोधक पदार्थ इसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में सूक्ष्म जीवों की काफी ज्यादा अहम भूमिका होती है। वो किस तरीके से होती है? सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन साइकिल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें चार तरीके की क्रियाएं होती है, जिनमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अमोनीकरण, दूसरा है अमोनीकरण नहीं, पहला होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर होता है नाइट्रीकरण, फिर होता है स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के पश्चात अमोनिफिकेशन और विनाइट्रीकरण। चार प्रकार की क्रियाएं होती है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में हमारे, ये वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई गई, ये 78% होती है। ये साइकिल घूमती रहती है। ठीक है। नाइट्रोजन पाई जाती है, ये क्या करती है? अमोनिया तथा अमोनियम में टूटती है। नाइट्रोजन का अमोनिया और अमोनियम में टूटने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप नहीं होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा, फ्रेंकिया से, एजोला से, नॉनस्टॉक से, इनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है। नाइट्रोजन का अमोनिया तथा अमोनियम में टूटने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अमोनिया तथा अमोनियम
नाइट्राइल और नाइट्रेट में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। अमोनिया तथा अमोनियम को नाइट्राइल तथा नाइट्रेट में तोड़ने की प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये किस तरीके से होती है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु के द्वारा अमोनिया अमोनियम नाइट्राइल और नाइट्रेट में टूटते हैं। यही प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। फिर ये नाइट्रीकरण के पश्चात क्या होता है? जैसे ही ये नाइट्राइल और नाइट्रेट के फॉर्म में आती है तो पौधे इनको ग्रहण कर लेते हैं। पौधों के द्वारा इसी फॉर्म में ग्रहण किया जाता है। जैसे इसको पौधे ग्रहण करते हैं तो यह जो प्रक्रिया है वो स्वांगीकरण कहलाती है। नाइट्राइल और नाइट्रेट को पौधों के द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। जब पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं, जब पौधों को कोई सूक्ष्म जीव या कोई पक्षी या कोई जीव आकर खाता है, खाने के पश्चात वो क्या करता है? अमोनिया को नाइट्रोजन के यौगिकों को रिलीज करता है। नाइट्रोजन के यौगिक जो हैं उनको रिलीज करता है। रिलीज करके ये अमोनिया तथा अमोनियम में टूट जाता है वापस। नाइट्रोजन के यौगिक पुनः अमोनिया तथा अमोनियम में टूट जाते हैं। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। लास्ट है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण क्या होता है? अवायवीय सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में नाइट्राइल तथा नाइट्रेट को N2 में बदलने की प्रक्रिया। अवायवीय सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में नाइट्राइल और नाइट्रेट को नाइट्रोजन में पुनः परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। ठीक है। नाइट्रोजन चक्र में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने पढ़ा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोपस, फ्रैंकिया, एजोला, नॉनस्टॉक नामक जीवाणु काम में आते हैं। वहीं नाइट्रिफिकेशन के अंदर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु काम में आते हैं। और यह संपूर्ण प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है, जो ये रिपीट होती रहती है। इसके अंदर मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया तथा अमोनियम में टूटती है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अमोनिया तथा अमोनियम जो है वो नाइट्राइल और नाइट्रेट में टूटती है। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। जब नाइट्राइल और नाइट्रेट को पौधे ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। जब पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं, पौधों के द्वारा जीवों में जाती है। जीवों के द्वारा पुनः इसको अमोनिया तथा अमोनियम में परिवर्तित करना अमोनीकरण कहलाता है। और अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसको ग्रहण करने की अवायवीय सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में इसका पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? विनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम, एजोला, नॉनस्टॉक अमोनिया अमोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम, एजोला, नॉनस्टॉक जो है अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको? नाइट्रोजन को। फिर अमोनिया और अमोनियम को नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस जो है नाइट्राइल और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। और यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब है गाय का खुरपका और मुंहपका रोग। ये वायरस जनित होता है। वायरस के द्वारा खुरपका और मुंहपका रोग होता है। नींबू का कैंकर रोग, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, नींबू में होता है, जैसे कि नाम से विदित हो रहा है हमको। गेहूं का रस्ट रोग, ये कवक जनित होता है। भिंडी का पित्तशिरा मोजेक, ये वायरस के द्वारा होता है। इस तरीके से हमने सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में चर्चा की। ये सूक्ष्म जीवों का महत्व जितने भी मैंने आपको इसमें लिखाए हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जहां तक चांसेस है इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इनको फोकस्ड करें अपनी पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में। जो तंत्र हैं उनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में। तो थैंक यू।